हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4। पिछली क्लास में हमने आपको कॉल्स तथा लुईस के जो उनकी परिकल्पना थी, जो उन्होंने रासायनिक आबंध के संबंध में अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत करी थी, अपने एक नियम प्रस्तुत करे थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। और लास्ट में हमने देखा था अष्टक नियम को। आज हम इसी अष्टक नियम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। इसकी जो हम कह सकते हैं आधारशिला जो रखी वो कॉल्स तथा लुईस के द्वारा ही रखी गई थी। अब अभी तक हमने जो चर्चा करी है पिछली क्लास तक, वो हमारी यह थी कि कोई भी जो परमाणु होता है उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं, उसको अपनी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई तत्व स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है तो उसके अंदर ऊर्जा जितनी कम होगी वह उतना अधिक स्थायी अवस्था में रहेगा, और उसके अंदर ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह उतना ज्यादा अस्थायी रहेगा। तो सामान्यतः जितने भी परमाणु होते हैं, यदि हम उनको आइसोलेटेड मान लें, उनको एकांकी परमाणु मान लें, हालांकि हम जानते हैं कि जो आदर्श गैसें होती हैं केवल उनके ही परमाणु एकांकी रूप से एक सिंगल परमाणु रह सकता है। उसके अतिरिक्त बाकी जितने भी तत्वों के परमाणु हैं वह गुच्छों के रूप में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं समूहों के रूप में रहते हैं। लेकिन हम यह मान रहे हैं कि कोई एक परमाणु है, यदि वो आइसोलेटेड यानी कि एकांकी रूप से स्थित हो और यदि वो स्थायित्व प्राप्त करना चाह रहा है तो उसे अपनी ऊर्जा को घटाना पड़ेगा। और घटाने के लिए वो क्या करता है, रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग करता है। अब केमिकल बॉन्डिंग जब कोई करता है परमाणु, तो हमने पिछली बार चर्चा करी थी पिछली क्लास में कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, परमाणु को अपनी ऊर्जा का त्याग करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा छोड़नी पड़ती है, जिससे परमाणु की ऊर्जा में कमी होती है और वह स्थायित्व की तरफ बढ़ता है। और यदि कोई परमाणु अपने समीपस्थ, उसके पास में जो भी आदर्श गैस का परमाणु है, यदि उसके बराबर अपना जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको बना लेता है, तो हम कहते हैं कि वो एक प्रकार से स्थायी अवस्था को प्राप्त कर गया। अब आप कहेंगे कि सर स्थायी अवस्था प्राप्त करके होगा क्या। उसके बाद होता क्या है कि वो जिस, मान लो उसने रासायनिक आबंध बनाया किसी एक परमाणु ने किसी दूसरे परमाणु के साथ, अब वो यदि वो स्थायी अवस्था में प्राप्त हो गया तो अब उसके समीप यदि कोई क्रियाशील कोई दूसरा तत्व आएगा तो वो सामान्यतः उसके साथ कोई क्रिया नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक स्थायी अवस्था को प्राप्त कर गया है। यही कारण है जो इनको हम अक्रिय गैसें कहते हैं, जिन्हें हम आदर्श गैसें कहते हैं, उनके समीप दूसरे तत्वों के परमाणु गुजरते रहते हैं, आसपास जाते रहते हैं, लेकिन वह किसी के भी साथ कोई क्रिया नहीं करते। इसलिए उनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। वो क्रिया ही नहीं करते, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, स्थायी अवस्था को प्राप्त करके रखे हुए हैं। तो अब सबसे पहले इसी बात का हम निचोड़ समझ रहे हैं किसमें, अष्टक नियम में। तो सबसे पहले अष्टक नियम की एक परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अष्टक नियम हमें कहता है कि किसी परमाणु द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण माने होता है प्राप्त करना, ग्रहण, अथवा इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपनी अंतिम कक्षा, और अंतिम कक्षा को ही हम संयोजी कोश भी कहते हैं। अंतिम कक्षा अथवा संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8
पूरी कर अपने समीपस्थ मतलब अपने पास वाले, अपने समीपस्थ आदर्श गैस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने अष्टक नियम की एक डेफिनेशन आपके सामने रखी है। मुझे लगता है यदि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अष्टक नियम को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। यहां तो मैंने आपको बता दिया है कि पहला जो नियम है वो यह है कि कोई भी परमाणु स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात कि स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी ऊर्जा को घटाना पड़ेगा। तीसरी बात, यदि वो ऊर्जा घटाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी अंतिम कक्षा में अष्टक को पूरा करने के लिए रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। और वो केमिकल बॉन्डिंग कितने तरीके से कर सकता है? 3 तरीके से कर सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे, या वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, प्राप्त करे, या वो किसी दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। ये 3 तरीके हैं उसको अपनी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 पूरी करने के। और इन तीनों में से कोई भी तरीका यदि वो आजमाता है और वो सफल हो जाता है तो उसकी अंतिम कक्षा में जब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो वह अपने समीपस्थ आदर्श गैस का जो भी परमाणु होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। और उसकी यही जो प्रवृत्ति है, उसकी यही जो प्रयास है, उसकी यही जो कोशिश है, इसी को हम कहते हैं, ये क्या है? एक अष्टक नियम है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको एक एक पॉइंट को इसके प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने कहा कि किसी परमाणु द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से, तो स्थायी तो हर कोई होना चाहता है। वो परमाणु क्या है? हम और आप भी। आप स्थायी अवस्था इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम खूब पढ़ें, खूब पढ़ के एक अच्छी जॉब करें, एक वेल एस्टेब्लिश हो जाएं, एक अच्छी पोस्ट में आ जाएं, आपकी एक अच्छी फैमिली हो, आपका एक अच्छा घर हो, और आप क्या हो जाएं? एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएं कि जिसमें आपके पास कोई कमी ना हो। जिस दिन आपके पास एक ऐसी स्थिति आ गई कि आप छोटी मोटी चीजों का लालच करना छोड़ देंगे कि अरे मैं जब चाहूं तब ले सकता हूं, तो ये उस दिन आपके स्थायित्व की, आप समझ लीजिए, एक स्टेट में आप पहुंच गए। तो जैसे हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, वैसे इस परमाणु के अंदर प्रवृत्ति होती है कि वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। अब स्थायित्व को प्राप्त करने का उसका उद्देश्य यही है कि वो स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है। अब कैसे करेगा? ये बात आ रही है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग, पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये कहां पर होता है इसे समझिए। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं पोटेशियम का। पोटेशियम का आप जानते हैं जो परमाणु क्रमांक Z होता है वो होता है 19, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें तो ये होगा 2 8 8 1। ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसकी प्रवृत्ति क्या है? इसकी प्रवृत्ति है अंतिम कक्षा को 8 पूरा करने की। अब अंतिम कक्षा को 8 पूरा करने का हमने लास्ट में एक बात और लिखी है कि संख्या 8 पूरी कर अपने समीपस्थ आदर्श गैस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही। इसका अर्थ है कोई भी परमाणु अपने आसपास जो भी आदर्श गैस का परमाणु होता है बिल्कुल क्या करता है? उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए कि हमारे को ज्यादा इंस्पिरेशन उन लोगों से नहीं मिलती जो बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हमें ज्यादा अच्छी इंस्पिरेशन उनसे मिलती है जो हमारे समीप में रहते हैं और कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो हमारे लिए आदर्श होता है। आपको यदि कहा जाए कि भाई दिल्ली के एक लड़के ने टॉप कर लिया है, उसका फला फला नाम था, आपको ज्यादा प्रेरणा नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी ही क्लास का कोई एक लड़का आपका स्टेट बोर्ड टॉपर बन जाएगा, आपको उससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हमारा एक माइंड सेटअप है कि हम अपने अगल बगल ही क्या करते हैं? आदर्शों को ढूंढते हैं और उसी के जैसा अपने को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल परमाणु भी यही कर रहा है, यह भी अपने समीपस्थ आदर्श गैस के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बात आती है कि पोटेशियम के समीप आदर्श गैस कौन सी है। आप जानते हैं पोटेशियम का 19 होता है। एक दूसरा तत्व होता है हमारे पास आर्गन। क्या होता है? आर्गन। और आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है, जो Z होता है वो होता है 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288। तो ये क्या है? एक आदर्श गैस है। अब यदि एक आदर्श गैस है और आप देखिए इसका परमाणु क्रमांक है 18, इसका है 19, इसका मतलब ये इसके समीपस्थ है, ये इसके सबसे पास है। अब यदि हम कहें कि इसका अगला कौन सा हो, तो अगला इससे दूर होगा। तो इसका अर्थ है कि पोटेशियम की कोशिश है कि वो आर्गन की जैसा बनना चाहता है। तो क्या तरीका है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 288, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2881। तो यदि कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे अपनी अंतिम कक्षा के, तो इसको क्या होगा? ये इस ऑर्गन के जो आदर्श गैस का परमाणु है इसके समीपस्थ इसकी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। और ये करता भी ऐसे ही है। ये क्या करता है? हम कहें यदि इसका मैं एक परमाणु का स्ट्रक्चर बनाऊं पोटेशियम का, तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा। ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। और न्यूक्लियस में आप जानते हैं न्यूट्रॉन तो होंगे, साथ में कितने प्रोटॉन होंगे? प्लस 19 प्रोटॉन होंगे, 19 प्रोटॉन होंगे। और पहली कक्षा में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में हमने बना दिए 8, 1 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में फिर से देखें तो तीसरी कक्षा में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और लास्ट कक्षा है, और इस कक्षा में आप देख रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये चाहता है ये इस इलेक्ट्रॉन को, जो लास्ट में एक है, जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अब क्योंकि एक सिंगल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, अब आपको यहां एक बात और समझनी है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पहला तो वो सबसे अंतिम कक्षा में होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा, अंतिम कक्षा में भी वह इलेक्ट्रॉन होता है जो लूजली बाउंडेड होता है, जो क्या होता है? सबसे कमजोर रूप से नाभिक के आकर्षण बल से जुड़ा होता है। नाभिक आकर्षण बल तो लगाएगा, नाभिक पे धन आवेश है प्रोटोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ये केवल यही नहीं जुड़ा हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे कमजोर रूप से नाभिक से जुड़ा हुआ होगा, वही क्या होता है? परमाणु संरचना से बाहर निकलता है, उसी का त्याग किया जाता है। अब आप देखिए, ये इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है, और यदि दूरी ज्यादा होगी तो आप समझ सकते हैं लगने वाला आकर्षण बल कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि आप अभी भले ही 11th में पढ़ रहे हैं, आप 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक कूलाम का नियम वहां पर पढ़ेंगे, और वह बताता है एक वैद्युत बल के बारे में। और वैद्युत बल का मान होता है, यहां पर हम लिख रहे हैं इसे, F इजिकल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है? आवेश है। जैसे कि यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है? एक नाभिक है। ये विपरीत आवेश है, नाभिक पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, तो आकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच में। तो ये Q1 Q2 आवेशों के मान है, और ये R जो है इनके बीच की दूरी है। तो ये फार्मूला सीधा बताता है कि इन आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा F, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? R स्क्वायर के। इसका अर्थ है कि R का मान थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये बल का मान तेजी से घटेगा, ये इसका लॉजिक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की इस वाले इलेक्ट्रॉन से जो दूरी है वो नाभिक के से थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए इस पर लगने वाला बल सबसे न्यूनतम होगा नाभिक के द्वारा। और यदि ऐसा होगा तो सबसे लूजली बाउंडेड, सबसे कम आकर्षण बल से बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यही वाला होगा। तो यह परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है, इसको छोड़ दिया इसने। जब ये छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, मान लेते हैं।
जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा ये भी समझिए। अब ये बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया इसके, अब क्या होगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें कि +19 प्रोटॉन है। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, प्रोटॉनों में फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। पहली कक्षा में हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा भी बना लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। अब जो लास्ट की कक्षा थी वो उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया था, उस कक्षा तो बची ही नहीं। तो ये जो हमारा पोटेशियम का जो परमाणु था वो अब इस रूप में परिवर्तित हो गया 1 इलेक्ट्रॉन देकर। जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होता है, इसके नाभिक में तो 19 प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 19 ही है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 18 रह गई। तो एक तो अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन त्याग करके, कि इसका आकार घट गया, आकार घट गया। सबसे बाहरी कक्षा ही समाप्त हो गई तो परमाणु का आकार ही घट गया। पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह हो गई यहां पर। सेकंड बात आप ये देखिए कि इस पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण यह धनावेशित हो जाएगा परमाणु। अब ये पहले की तरह उदासीन नहीं रहा, ये क्या हो गया, धनावेशित। तो पहली बात तो इसका आकार घट गया, दूसरी बात हम कहें तो ये धनावेशित हो गया। अब इसको हम K+ लिखेंगे इसको, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। ये लास्ट वाला तो भाग गया, हट गया यहां से। तो अब ये क्या बन गया, एक आयन में परिवर्तित हो गया। तो इसने जो हमारा कह सकते हैं अष्टक नियम था, उस नियम के अनुसार इसने अपने समीपस्थ आर्गन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो यह त्याग हो गया। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपने समीपस्थ आदर्श परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसे प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरा समझते हैं, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। अब हम दूसरा समझते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होंगे इसे भी समझिए। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये त्याग था, ये हमारा था इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन का। आप जानते हैं जो क्लोरीन होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है 17, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये होता है 2 8 7। तो फिर से ये क्लोरीन भी चाहता है कि मैं भी स्थायित्व को प्राप्त कर जाऊं। यह भी अपने समीपस्थ आदर्श गैस के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका भी समीपस्थ कौन सा है, इसका भी समीपस्थ देखिए आर्गन है। जो पोटेशियम था वो आर्गन से 1 ज्यादा था, जबकि जो क्लोरीन है वो इसी आर्गन से 1 कम है। तो क्लोरीन चाहता है मैं आर्गन की तरह बन जाऊं। तो कैसे बनेगा, यदि इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसकी भी कक्षा 2 8 8 हो जाएगी और आर्गन के बराबर ये पहुंच जाएगा। अब ऐसा करने के लिए क्या होगा, इसे कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए हम ये बताते हैं सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमने कहा ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस आप जानते हैं इसमें 17 प्रोटॉन होंगे। ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, प्यारे बच्चों ये हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब ये चाहता है कि मैं क्या करूं, आदर्श गैस, उसके समीपस्थ जो आदर्श गैस का परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लो। तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यहां प्राप्त करने की कोशिश करेगा।
जब ये प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? ये बिल्कुल ऐसे ही परिवर्तित होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम दिखाते हैं कैसा होगा। ये हमने सेंटर में तो इसके 17 प्रोटॉन ही होंगे, प्रोटॉनों में कोई अंतर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बदल गए। तो अब पहली कक्षा में आप जान रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरी कक्षा में आप जान रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। और तीसरी कक्षा में आप देखिए तो अब की बार एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहां पर, तो ये हो गए हमारे 8। हो गए। तो अब इसमें क्या क्या चीज का अंतर आया? देखिए, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका आकार घट जाता है। इसलिए घट रहा है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो नाभिक, क्योंकि अभी तक क्या था, धनावेश तथा ऋण आवेश दोनों का मान बराबर था। यदि नाभिक में उदासीन अवस्था में नाभिक में 19 प्रोटॉन थे तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी 19 थे, तो उनके द्वारा एक संतुलन बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चले गया, धन आवेश हावी हो गए, वो ज्यादा हो गए संख्या में, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से उनको अपनी ओर खींचते हैं इलेक्ट्रॉनों को, और ये क्या करते हैं, आकार को घटा लेते हैं। लेकिन इस स्थिति में उल्टा हो रहा है। इसमें नाभिक में केवल 17 प्रोटॉन हैं, अब की बार इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ गई। कितने हो गए अब इलेक्ट्रॉन? 18। और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं सबसे अंतिम कक्षा से, और ये कक्षा को पहले की अपेक्षा थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चाहे 19-20 का ही अंतर आए, लेकिन हम कहते हैं परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, पहली बात। दूसरा, हमने देखा था ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आयन में परिवर्तित हुआ था, जो कि धनायन था, और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम Cl- से प्रदर्शित करते हैं। तो ये Cl- यानी कि क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो गया, 2 8 8। तो अब क्लोरीन ने भी आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया। तो अब क्या होगा, अब इस पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा। यदि इसके समीप कहीं पर ये पोटेशियम रहा होगा, क्योंकि ये भी चाहता था पोटेशियम कि मैं स्थायित्व को प्राप्त करूं, ये क्लोरीन भी चाहता था मैं स्थायित्व को प्राप्त करूं, ये अपने अंतिम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को हटा करके आर्गन की तरह बनना चाहता था, ये क्लोरीन भी चाहता था कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं भी आर्गन की तरह बन जाऊं। तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने वही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो इनकी कक्षाएं पूरी हो गई। अब ये किस रूप में आया, इस रूप में, यानी कि K+, और क्लोरीन क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो गया, यानी कि Cl-। अभी जब ये एक दूसरे के समीप आए तो एक पे धन आवेश, एक पे ऋण आवेश, दोनों पे विपरीत आवेश, तो फिर दोनों पे क्या लगेगा कि वैद्युत बल कार्य करेगा, जो भी मैंने यहां पर लिखा था, जो F = K Q1 Q2/R² था, उस बल के अनुसार एक दूसरे के समीप आएंगे और आपस में मिल करके संयुक्त हो जाएंगे, और किसको बना देंगे, KCl को बना देंगे, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने की हर कोई परमाणु प्रवृत्ति रखता है, जिससे वो स्थायी अवस्था को प्राप्त कर ले। अब ये स्थायी है KCl, अब ये सामान्यतः इसके अगल बगल कोई परमाणु घूम रहा है तो जल्दी से उससे इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये संतुष्ट है, इसने अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं ये एक स्थायी अवस्था पर पहुंच गया है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब ये दोनों चीजें नोट कीजिए। अब हम इसके बाद तीसरी चीज को समझेंगे, जो कि है इलेक्ट्रॉन का साझा, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है किसी परमाणु की कि वह न तो इलेक्ट्रॉन को दे करके न वो इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर पाता है। क्यों कोई परमाणु सांझे की व्यवस्था को अपनाता है, और वही समझेंगे। आप एक बार इसे नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अष्टक नियम को समझते हुए यह देखा कि कोई भी परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अथवा इलेक्ट्रॉन को पा करके ग्रहण करके अपने अष्टक पूरा करता है, अपने समीपस्थ जो आदर्श गैस का परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। मूल उद्देश्य स्थायित्व को प्राप्त करना।
लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि किसी परमाणु की ऐसी मजबूरी होती है कि वह न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, न ही वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ऐसी स्थिति में अब वो स्थायित्व को कैसे प्राप्त करे, और यही वो मजबूरी है जिसके कारण कि उसे एक तीसरा स्टेप उठाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। और इसी को हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझा करने की प्रवृत्ति को कहते हैं सहसंयोजक आबंध। और यही हमारी एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है 4.1.2। तो अब हम अगला समझते हैं। हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक है 4.1.2, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको मैंने कहा, जिसे हम सामान्य भाषा में साझा कहते हैं, यानी कि शेयरिंग की प्रॉपर्टी, शेयरिंग करना। और ऐसे कौन से परमाणु हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल इसका लेते हैं हम। जैसे हमने कहा, एक है हमारे पास कार्बन। अब आप देखिए, कार्बन की जो, यदि इसका परमाणु क्रमांक की बात करें पहले, तो परमाणु क्रमांक Z बराबर हमारा होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2,4। इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके समीपस्थ कौन सा हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस का परमाणु है? तो देखें, तो यदि ये कार्बन है, तो कार्बन के आगे की तरफ बढ़ें तो हमारे को मिलता है आदर्श गैस का परमाणु, जिसे हम कहते हैं नियॉन। और इसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, ये होता है 10, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। यानी कि इसका होता है 10 और कितना होता है 2,8। ये हमारा क्या है? आदर्श गैस, आदर्श स्थिति में। इसके पीछे चले तो पीछे हमको देखते हैं, हमको पता चलता है हीलियम होता है। हीलियम भी आदर्श गैस है, और इसका जो Z, परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है 2, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ नहीं, पहली कक्षा होती है 2। और यह भी कैसी स्थिति में है? यह भी एक आदर्श गैस का परमाणु है। तो अब कार्बन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके हीलियम में परिवर्तित हो जाए। क्या करना होगा उसे? आदर्श गैस बननी है, तो वो इस 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दे, तो उसके पास 2 ही रह जाएंगे। वो किस में बदल जाएगा? हीलियम में बदल जाएगा। या वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इस नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे प्राप्त कर ले। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यदि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो हम मान भी जाते, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इसको बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहां से लाएगा? तो इसकी मजबूरी है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं सकता, और ये हीलियम में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो एक समस्या इसके साथ ही आई। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? यदि ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, तो दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर सकता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2,8 में परिवर्तित होना चाह रहा है, पर यहां एक और समस्या फिर आ गई। हम जानते हैं किसी भी परमाणु का जो संतुलन होता है वो सामान्यतः इस प्रकार बना होता है कि उसके उदासीन अवस्था में जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, उतने उस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1-2 का अंतर तो चल जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन यदि इसके हम कहें नाभिक में कितने, हम कह सकते हैं प्रोटॉन होंगे, तो यदि इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे कार्बन के। यदि ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और नाभिक में प्रोटॉन रह जाएंगे केवल 6। यह भी संतुलन की स्थिति नहीं है। तो इसलिए इसकी मजबूरी है, न तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, क्योंकि इसके लिए इसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, इतनी ऊर्जा से मिलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, कहीं से ले सकता है, लेकिन इसका खुद का कंडम हो जाएगा, खुद का एकदम बिल्कुल व्यवस्था खराब हो जाएगी, जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो अब इसके पास एक मात्र उपाय है अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने का, कि ये शेयरिंग कर ले, कहीं से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। तो यहीं से एक कह सकते हैं कि कार्बन एक नई खोज करता है। केवल कार्बन ही क्या, बहुत सारे करते हैं, और ये शेयरिंग की प्रवृत्ति शुरू करता है।
अब बात आती है कि आखिर यह सहसंयोजक आबंध या जिसे हम साझा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, यह होता क्या है? साझे का अर्थ होता है कि कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु में पूर्ण रूप से न तो उसे दे रहा है, न उसका कोई इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ले रहा है। यहां शब्द आ रहा है पूर्ण रूप से, फुली, न दे रहा है न ले रहा है, दोनों ने बीच में रख दी चीज। जैसे हम कहते हैं ना, आप क्लास में बैठे रहते हैं, तो मान लो आप काम कर रहे हैं अपने पेन से, आपको 2 स्केच पेन की आवश्यकता है, एक ब्लैक की और एक मान लो ग्रीन स्केच पेन की। अब 2 लड़के हैं, एक के पास ब्लैक है लेकिन ग्रीन नहीं है, दूसरे के पास ग्रीन है लेकिन ब्लैक नहीं है। अब दोनों लड़कों को चाहिए वो दोनों के दोनों पेन, तो क्या करेंगे? दोनों अगल बगल बैठ जाएंगे, बीच में ग्रीन भी रख दिया, एक ने ब्लैक रख दिया। जब एक को ग्रीन की आवश्यकता है, उसने उठाया, ग्रीन से अपनी हेडिंग डाली और बाकी अपना लिखने लग गया और ग्रीन को फिर वहीं रख दिया। दूसरे ने भी जब उसको ब्लैक की आवश्यकता हुई, उसने उठाया दूसरे का ब्लैक पेन, अपना यूज करा, हेडिंग डाली, फिर बीच में रख दिया। दोनों का काम चल गया, दोनों ने कोई झगड़ा नहीं किया कि ये मेरा था ये मेरा था, दोनों ने शेयरिंग कर ली। मेरी चीज का तू इस्तेमाल कर, तेरी चीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और दोनों बीच में रखी हुई है। मैंने न तेरे को पूर्ण रूप से दी, न मैंने तेरे से पूर्ण रूप से कोई चीज ली। यही है शेयरिंग, और यही काम करते हैं जब कोई परमाणु करता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का साझा। साझे की सबसे खास बात क्या है? साझे की सबसे खास बात यह है कि कोई भी जो परमाणु होता है, वह मान लो 2 परमाणुओं ने साझा करा इलेक्ट्रॉन का, तो उनकी अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी दोनों की, कुल मिलाकर के वो बिल्कुल सेम रहती है, बराबर रहती है, न बढ़ती है न घटती है। सामान्य स्थिति में, जहां स्थिति परिवर्तित होगी वहां मैं आपको बता दूंगा। तो अब इस बात को समझते हुए कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वह रासायनिक आबंध जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को न तो पूर्ण रूप से प्राप्त करता है और न ही देता है, और न ही त्यागता है, ऐसे लिख लेते हैं, त्यागता है, अपितु मतलब बल्कि। आप काफी बच्चे कहते हैं सर काफी आप क्लिष्ट हिंदी यूज करते हैं, तो प्यारे बच्चों कुछ मेरी हैबिट में है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ गए होंगे अब तो हमने कहा न ही त्यागता है बल्कि वह दूसरे परमाणु के साथ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो आप समझ में आ गया हमें, साझे का अर्थ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया उससे या इलेक्ट्रॉन ले लिया, साफ लिखा है हमने, न ही वो त्यागेगा और न ही वो दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्राप्त भी नहीं करेगा, त्यागेगा भी नहीं, केवल साझा करेगा, शेयरिंग करेगा, बीच में रख देगा। तो अब ऐसी स्थिति के एग्जाम्पल क्या क्या है? साथ ही हमने एक बात और लिखी है इसमें, हमने कहा है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो यहां से जो हमारा सहसंयोजक आबंध है वो इस लाइन से हमें यह संकेत देता है कि सहसंयोजक आबंध एक प्रकार का नहीं है, वो एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो हम कहते हैं एकल बंध, एकल सहसंयोजक बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे कहते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो हम कहते हैं द्विसहसंयोजक बंध, यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और यदि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो हम कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, त्रिसहसंयोजक बंध। तो इस लाइन से जो हमने लास्ट में ये लिखी है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इस लाइन से हमें यह बात समझ में आ जाती है।
तो अब इसके एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया। साझा आखिर होता कैसे इसे समझ रहे हैं। हमने कहा क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहां पर हम मुख्य रूप से यूज करेंगे लुईस डॉट मेथड का। लुईस की डॉट मेथड का यूज करके काफी हम आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। ज्यादा हमें बड़े स्ट्रक्चर भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि हम यहां पर आपको बता के दिखाएंगे जिससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाए। तो हमने कहा सबसे पहले समझते हैं क्लोरीन Cl2 का निर्माण कैसे होता है। हमने कहा क्लोरीन Cl2 का सीधा अर्थ है कि क्लोरीन के यहां दो परमाणु हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं यह देखना है। तो यदि लुईस डॉट मेथड बनाएं तो हमने कहा यह हमारा हो गया क्लोरीन। क्लोरीन की अंतिम कक्षा में आप जानते हैं, यहां पे लिखते हैं क्लोरीन, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। तो क्लोरीन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। आप जानते हैं लुईस डॉट मेथड क्या कहता है। लुईस बिंदु संकेत हमें यह बताता है कि किसी भी परमाणु का संकेत लिखिए और उसके समीप उसकी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हुए जो संयोजी कक्षा कहलाती है, उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु रूप में आपको दर्शाना होता है। तो दर्शाते हैं। हमने कहा यह हमारा हो गया 2 2 4 2 3 6 और एक यहां पर आ गया 7। तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दर्शा दिए। ठीक, दूसरे को भी हम ऐसे ही दर्शा लेते हैं। यह हमारा दूसरा क्लोरीन का था, इसमें भी हम 7 लगाएं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 2 4 2 3 6 और ये हो गया 7। अब ये दोनों एक दूसरे के समीप हैं। ये क्लोरीन भी चाहता है कि मैं स्थायी अवस्था को प्राप्त करूं, ये क्लोरीन भी चाहता है मैं स्थायी अवस्था को प्राप्त करूं। लेकिन अवस्था तो तभी प्राप्त होगी ना स्थायी, जब इनका अष्टक पूरा होगा, जब ये अपने समीपस्थ कह सकते हैं आदर्श गैस के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त करेंगे जो कि ऑर्गन की है। तो ये कैसे करेंगे, इनके पास एक तरीका है, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसकी कमी हो जाएगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि फिर इसमें कमी आ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये इन दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। अब साझे का अर्थ क्या हुआ, साझे को हम बनाएं तो इस रूप में बना सकते हैं। ये इसकी संरचना मान लीजिए और ये इसकी संरचना मान लीजिए ऐसे। तो आप देखिए इस क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अंतिम कक्षा में, गिनिए 1 2 3 4 5 6 और इस वाले गोले के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए 7 8। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। इसका अष्टक निर्माण हो गया, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी बल्ले बल्ले हो गई, इसको जो स्थायित्व चाहिए था वो मिल गया इसको। अब बात करें दूसरे क्लोरीन की। इस क्लोरीन के भी आप ये देखिए, ये हमने इसका सर्कल बना करके ये बता रखा है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षा में। तो यहां गिने 1 2 3 4 5 6 7 और इस क्लोरीन का एक और इलेक्ट्रॉन हो गया 8। तो इसका भी हम कह सकते हैं अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों ने मिलकर के शेयरिंग करी, इसने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बीच में रख दिए, दोनों का काम चल गया और ये स्थायी अवस्था को प्राप्त हो गए। तो यह हमारा क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्योंकि साझा हो रहा है इसलिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं Cl। ये हमने एक लाइन लगाई और यहां पर लिख लिया Cl। यदि कहीं पर आपको दो परमाणु के बीच में एक सिंगल लाइन दिखाई दे तो इसे कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। क्या कहा हमने, यह है हमारा एकल, या इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यह है एकल सह संयोजक बंध, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी, ये जो एक लाइन हमें है ये इस बात को दर्शा रही है। अब यदि हम कोई एक दूसरा एग्जांपल लें, ये तो हमने समान परमाणु लिए थे, दोनों क्लोरीन के थे। अब हमने अपनी चर्चा शुरू करी थी किससे, कार्बन से। अब देखें कार्बन कैसे पूरी करता है। तो कार्बन के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मेथेन का, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं मेथेन का, यानी कि CH4 का। ये किस प्रकार से काम करता है, हम सबसे पहले यहां पर कार्बन लिख रहे हैं और आप जानते हैं कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक होता है Z
6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। इसका अर्थ है इसकी अंतिम कक्षा में, सबसे लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। हमने कहा 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब साथ में हम देखते हैं कि ये कार्बन चाह रहा है कि मैं क्या करूं, अपनी अंतिम कक्षा को पूरा कर लूं। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से और आवश्यकता है इसकी। तो इसने क्या करा, इसके अगल बगल हाइड्रोजन घूम रहा था। अब हाइड्रोजन भी चाहता था कि मैं अपनी अंतिम कक्षा को पूरा करके अपने समीपस्थ जो आदर्श गैस का परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लूं। अब आप सोचिए हाइड्रोजन के बगल में कौन होता है। हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और उसके बगल में दूसरा होता है हीलियम। और हीलियम एक आदर्श गैस है और उसका जो परमाणु होता है उसकी पहली कक्षा पूर्ण होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन चाहता है मेरी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि क्लोरीन, ये कार्बन चाहता है कि मेरी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 हो जाए, सॉरी दूसरी कक्षा में 8 हो जाएं, या आप संयुजी कक्षा कह सकते हैं, उसमें 8 हो जाए। जिससे ये किस में परिवर्तित होगा? ये परिवर्तित होगा नियॉन में। तो ये नियॉन में परिवर्तित होकर आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहेगा। जबकि हाइड्रोजन क्या करेगा? वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो कैसे करेंगे? इस कार्बन के बगल में 4 घूमते हुए हाइड्रोजन आए तो क्या करा, हाइड्रोजन इकट्ठे हो गए। यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया और यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन ने कहा मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं तो खाली हो जाऊंगा। कार्बन ने भी कहा मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं हूं और ना मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्योंकि मेरी तो व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करा, इन सब ने, चारों हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को आगे रख दिया सांझे के लिए। तो सांझे के लिए रखेंगे तो कैसे करेंगे? हमने कहा इस हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दर्शा रहा हूं, इसका भी क्रॉस से, इसका भी क्रॉस से, इसका भी क्रॉस से। अब इन सब में देखें तो एक एक ये सिंगल बॉन्ड बनते चले गए, ऐसे इस प्रकार से। अब आप देखिए कि यदि हाइड्रोजन की बात मैं करूं तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के द्वारा रखा हुआ सांझे का इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वाले हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें भी 2 आ गए। तो चारों हाइड्रोजन का जो पहली कक्षा थी वो पूर्ण हो गया और वो हीलियम में परिवर्तित हो गए, ऐसा कह सकते हैं। अब आ जाइए कार्बन में। कार्बन में अपने तो 4 थे, 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करे इसके साथ। तो अब कार्बन के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा हो गया, दोनों के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मिलकर के जो बनाया वो बनाया मीथेन। और ये कैसी स्थिति में थी? स्थायी अवस्था में थी। यही तो दोनों चाह रहे थे, स्थायी अवस्था को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये मीथेन का स्ट्रक्चर तैयार होता है। बनाना चाहें ऐसे तो किस प्रकार से बनाएंगे? ये C, ऊपर की ओर 1 हाइड्रोजन, इधर 1, नीचे 1, इधर 1। तो चारों तरफ क्या बन गया? एक एक सिंगल बॉन्ड इन्होंने बना लिया। तो एकल बंध तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं द्विबंध की तरफ कि डबल बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार से करते हैं और कहां होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझे के लिए कार्बन का एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम सबसे पहले दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारा है द्विसहसंयोजक बंध। और द्विसहसंयोजक बंध में हमने कहा CO2 का एग्जांपल ले रहे हैं। CO2 यहां आपको दोनों का पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। ये दोनों के दोनों क्या करना चाहते हैं? इनका जो समीपस्थ है वह कौन सा है? हमने कहा वह है नियॉन। ये भी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाह रहा है, ये भी प्राप्त करना चाह रहा है, दोनों प्राप्त करना चाह रहे हैं। पर कार्बन इसको देने वाला नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन, न इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मजबूरी में बता चुका हूं आपको।
तो अब क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। कैसे साझा करेंगे इसे समझते हैं। देखिए, कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु है। कैसे, हमने कहा ये कार्बन का लिख लिया मैंने, तो कार्बन का हम कह सकते हैं बीच में हमने कार्बन रख लिया और अगल बगल हमने क्या रख लिया, ऑक्सीजन रख लिया। यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन। आपको एक बात और समझनी है कि क्योंकि पिछली चैप्टर में हमने आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल समझाई थी, वह वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में आपको बताया था। तो यहां आपने ध्यान देखना है कि जब सहसंयोजक बंध बनते हैं तो जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वह बीच का स्थान, केंद्रीय स्थान ग्रहण करते हैं, और जिनकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो कॉर्नर्स पर आते हैं, किनारों पर आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां ऑक्सीजन किनारों पर आ रहे हैं, कार्बन बीच में आ रहा है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के कितने अंतिम कक्षा में 6, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा 1 2 3 4, यहां रख लिया 5 6। या आप कहें कि सर यहां पर क्यों रख रहे हैं 6, तो मैंने कहा भाई ठीक है, यहां नहीं रखते हैं, यहां पर 5, ये हो गए 4 और ये हो गए 6। इधर भी ऑक्सीजन के बना लिए 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब कार्बन के बनाए, कार्बन के हमने कहा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब ये सबसे पहले सहसंयोजक बंध बनाते हैं। हमने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन से बनवा लेते हैं। चलिए पहले तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसका भी आ गया, इसने भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाया मैंने और यहां पर ले आया। अब देखिए क्या इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, उद्देश्य पूरा हो रहा है। उद्देश्य तो वही है ना, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। कितने हो गए इसके, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया 7। इसके तो 7 ही हुए। इस वाले के भी देखेंगे तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। साझा करने से 7 ही बने, 8 तो बने नहीं। इसका क्या हाल था कार्बन का, इसके हो गए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 ही बने, इसका भी नहीं बना 8। तो अब क्या प्रॉब्लम है, अब इनका एक एक सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चल रहा। ये कहता है चलो एक एक का और साझा कर लेते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। तो फिर से कोशिश करी, इसने अपना यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाया और यहां पर रख दिया, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन हटाया और यहां पर रख दिया। तो जब कार्बन ने यहां पर रखा, ऑक्सीजन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन फेंका, तो ऑक्सीजन ने भी यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन हटाया और उसने भी इधर की ओर अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक इसी प्रकार इधर से भी ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हटाया और कार्बन की तरफ अपना साझे के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहां पर आप देखिए तो यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। तो क्या अब इनके अष्टक पूरे हुए, चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के यहां कितने, 1 2 3 4 और साझे के कितने 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के तो 8 पूरे हो गए भाई। इस वाले ऑक्सीजन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए। तो क्या कार्बन के पूरे हुए, कार्बन के भी चेक करते हैं। कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इनके उद्देश्य की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। तो यहां पर हम कहें कि दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से इनके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अब यदि इसको प्रतीक रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, हमने कहा ये कार्बन बीच में आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या बना ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे लगता है ये द्विसंयोजक बंध भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हम और समझते हैं जो कि हमारा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसंयोजक बंध। अब उसका एग्जांपल समझते हैं। तो ये हम यहां पर हम ले रहे हैं एग्जांपल त्रिसंयोजक बंध। त्रिसंयोजक बंध में हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम N2 का, यानी कि नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के ही दोनों परमाणु हैं। हमने कहा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक Z कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,5। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो अंतिम कक्षा में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो अब इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी इसे समझते हैं। हमने यहां पर एक ले लिया नाइट्रोजन, यहां ले लिया
दूसरा नाइट्रोजन। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं तो हमने कहा चलिए ऐसे दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5। इसके भी 1 2 3 4 5 आगे एक दूसरे के आमने सामने। अब इसने कहा भाई हमें तो 8 पूरे करने हैं, इसने भी इसको कहा, इसने भी इसको कहा, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन्होंने कहा चलो फिर साझा करते हैं। साझे के लिए पहले इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाया, इसने यहां से हटाया और दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। अब बीच में रखे तो अब देखें क्या इनका काम पूरा हुआ। 1 2, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हुए साझे के बाद। इसके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 ही हुए। तो इनकी तो पूरी बात नहीं बनी। इन्होंने कहा भाई काम तो चला नहीं। इसने कहा एक एक और इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते। इसने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया और इस नाइट्रोजन की तरफ रखा, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, यहां रख दिया। अब फिर से देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके केवल 7 इलेक्ट्रॉन हुए साझे के बाद, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 हुए। फिर काम नहीं बना। कहा एक बार और कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा फिर से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो अब इन्होंने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन हटाया, इसने यहां 1 रख दिया, इसने यहां 1 रख दिया। और अब देखें तो इसके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए भाई। और इसके भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो इनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई। ये अपने नियरेस्ट जो इनका नियॉन है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर गए, यानी कि इन्होंने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। तो अब संकेत कैसे बनाएंगे, संकेत बनाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड, 3 लाइन, फिर से N। यदि 1 लाइन हो तो एकल सहसंयोजक बंध, यदि 2 लाइन बीच में हो तो द्विसहसंयोजक बंध, और यदि ये 3 लाइनें हो इस प्रकार से तो त्रिक या त्रिसहसंयोजक बंध, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम सहसंयोजक बंध को समझ सकते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अष्टक नियम को हमने पूरा का पूरा पढ़ा कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण कर स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज के टॉपिक काफी आसान थे, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। आपको यदि समझ में आ गए होंगे तो आगे काफी आसान होने वाली है केमिस्ट्री आपके लिए। तो यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।